हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमिक सर ऑनलाइन वीडियो में। आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ सीटेट साइंस पेपर 2, जो मैंने आपको एनसीईआरटी बेस्ड जो है सब पढ़ा दिया था। अब हमने 60 नोट्स आपके लिए लेकर आए हैं, जहां से आपके 100% ये इससे बाहर क्वेश्चन जो है पूछे नहीं जाएंगे। तो आज ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 जो है बना दिए थे। आज के पार्ट 2 में हम जो है 25 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे, जहां से आपके क्वेश्चन जो है वो टीचिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है कि द्रवों के दाब संबंधी नियम। द्रवों के दाब संबंधी नियम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि स्थिर अवस्था में जो है, स्थिर अवस्था में द्रव जो है वो सभी दिशाओं में दाब डालता है, या ऊपर नीचे दाब डालता है, या साइड बाय साइड दाब डालता है। तो उसमें ये होता है कि स्थिर अवस्था में जो द्रव होता है वो सभी दिशाओं में दबाव डालता है। ये आपका सीटेट का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये आपका सीटेट का है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ठीक है, इसमें कि वहां पे क्वेश्चन पूछा गया कि स्थिर अवस्था में द्रव, उसमें 4-5 ऑप्शन दिए गए थे कि ऊपर नीचे या लेफ्ट राइट या आपके सभी दिशाओं में। तो स्थिर अवस्था में जो द्रव होता है वो द्रव के दाब संबंधी नियम के अनुसार जो स्थिर अवस्था में द्रव सभी दिशाओं में दबाव डालता है। अब देखिए कि द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई के समानुपाती होता है। जो किसी बिंदु पर जो द्रव के भीतर किसी भी बिंदु पर जो दाब होता है, सपोज ये आपका द्रव है, ठीक है, ये इस पॉइंट पे जो होगा, ठीक है, दाब जो होगा वो स्वतंत्र तल से, ठीक है, जो बिंदु की गहराई है उसके क्या होगा, आपका समानुपाती होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो आता है सेकेंड पॉइंट कि स्थिर द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब प्रत्येक दिशा में बराबर होता है। स्थिर द्रव के भीतर किसी, जैसे ये स्थिर द्रव है आपका, ठीक है, इसके इस बिंदु पर दाब जो होगा, ठीक है, वो प्रत्येक दिशा, चाहे इस दिशा में हो चाहे इस दिशा में हो, प्रत्येक दिशा में बराबर होता है। थर्ड पॉइंट क्या है कि स्थिर द्रव में एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर एक ही क्षैतिज तल, मान लिया ये आपका जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ठीक है, तो एक ही क्षैतिज तल में जो स्थित सभी बिंदुओं पर दाब जो होता है वो समान होता है स्थिर द्रव में। ठीक है, नेक्स्ट आता है किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के घनत्व पर निर्भर कर, कि ये जैसे ये स्थिर द्रव में ये है बिंदु, ठीक है, तो ये जो बिंदु है इस पर जो द्रव का दाब होगा वो द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। ठीक है, बिंदु पर द्रव का दाब जो होगा वो द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। नेक्स्ट आता है कि द्रव में जो कुल दाब होता है P, ठीक है, वो इक्वल टू होता है H इंटू D इंटू G प्लस वायुमंडलीय दाब। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपका पूछा जाए, अभी तक पूछा वैसे नहीं गया है, कि द्रव में कुल दाब, तो आपके इस फॉर्मूले से आप निकालेंगे P इक्वल टू एच डी जी प्लस वायुमंडलीय दाब। यहाँ पे H जो है वो द्रव की सतह से बिंदु की गहराई, D क्या है द्रव का घनत्व, और G क्या है गुरुत्वीय त्वरण, और ये वायुमंडलीय दाब प्लस में। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपका स्थिर अवस्था में द्रव सभी दिशाओं में दबाव डालता है, एक ही अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं पर दाब समान लगता है। ठीक है, और जो द्रव का दाब होता है द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। ठीक है, ये आपके सारे पॉइंट द्रव के दाब संबंधी है। नेक्स्ट आपका था कि जंतुओं का उनके खाद्य पदार्थ के आधार पर वर्गीकरण। देखिए, जंतुओं का उनके खाद्य पदार्थ के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है, जैसे कि आपका क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा जीव है जो शाकाहारी की श्रेणी में आता है। देखिए, आपका शाकाहारी का मीन्स ये होता है कि पौधे व पौधों से उत्पन्न, ऐसे जीव जो पौधे व पौधों से उत्पन्न उत्पाद को खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका गाय है, बैल है, बकरी है, हिरण है। मांसाहारी जो क्या होता है, जो अन्य जानवरों का मांस खाते हैं वो मांसाहारी कहलाते, जैसे शेर है, बाघ है, चीता, ये अन्य जानवरों का मांस खाते हैं। सर्वाहारी का मीन्स होते हैं ऐसे जीव जो पौधों तथा मांस दोनों का सेवन करते हैं, वो आपके सर्वाहारी कहलाते हैं, जैसे आपका कौवा है, मनुष्य है, भालू है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है परजीवी। परजीवी का मीन्स होता है अन्य जीवों का पचाया हुआ भोजन, जो ऐसे जीव जो अन्य जीवों का पचाया हुआ भोजन खाते हैं, जैसे आपका जू है, मलेरिया है, पैरासाइट है, वो परजीवी हैं। मृत जीवी का मीन्स होते हैं ऐसे जीव जो मृत व अपघटित जैविक पदार्थ का सेवन करते हैं, से भोजन प्राप्त करते हैं, वो मृतजीवी कहलाते हैं, जैसे आपका बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस है, आपका एसिटोबैक्टीरिया है। ठीक है, ये आपको इतने एग्जांपल आपको पता होने चाहिए, इससे बाहर वैसे पूछे नहीं गए हैं।
नेक्स्ट पॉइंट आता है कि पौधों के विभिन्न भागों से प्राप्त होने वाला भोजन। जैसे आपका पौधे का भाग फल है, तो कौन सी खाद्य सामग्री से प्राप्त होती है? फल से देखिए आम है, केला है, संतरा है। बीज से कौन सी खाद्य सामग्री प्राप्त होती है? जैसे गेहूं, चावल, मक्का, ये बीज का भाग होता है। ठीक है। जड़ जैसे आपका गाजर है, चुकंदर है, मूली है। ठीक है। पौधे के जड़ वाले भाग से जो है कौन सी खाद्य सामग्री प्राप्त होती है? गाजर, चुकंदर, मूली। पत्तियां जो है पौधे के भाग है, उससे कौन सी खाद्य सामग्री? जैसे सरसों की पत्ती खाई जाती है, पालक है, मेथी है। ठीक है। मतलब खाद जो खाई नहीं जाने वाली सामग्री जो प्राप्त होती है इनके भाग से। तने से खाई जाने वाली सामग्री जो है गन्ना, प्याज, आलू। क्लियर हो गया? इनके इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ये आप टेबल जो है आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका आता है ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। ठीक है। आपका सबसे पहले फसल आती है रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल। रबी फसल का मीन्स होता है ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। ठीक है। अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। कौन? जैसे आपका गेहूं है, जौ है, मटर है, चना है, सरसों है, राई है, आलू है। ये क्या होती है? अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। अब ऐसी कौन सी फसल है जो जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है? वो आपकी खरीफ फसल है। इसमें जैसे आपका ज्वार है, बाजरा है, धान है, गन्ना है, तिलहन है। ठीक है। मतलब इस समय आपकी धान की खेती चल रही है ना, गन्ना है, तिलहन है, ये सब इस समय के आपके हैं जो जून जुलाई में बोई जाती है, सितंबर अक्टूबर में काट ली। जायद फसल जो होता है ये मई जून में बोई जाती है, जुलाई अगस्त में काट ली जाती है। जैसे आपका राई है, मक्का है, ज्वार है, जूट है, महुआ है, ये आपके हैं। नेक्स्ट आपका शब्द। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका आता है, ये सभी पॉइंट पूछे गए हैं, बार बार आपसे रिपीट कर दे रहे हैं। ठीक है। निष्पावन। ठीक है। विनोइंग। विनोइंग का मीन्स ये होता है कि जब हमें किसी मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करना होता है वायु के झोंकों द्वारा, तो उसको हम उस प्रक्रिया को हम निष्पावन बोलते हैं। जैसे आप भूसे से भारी अन्न कणों को अलग कर रहे हैं, यहाँ पे से कर लेना, भूसे से भारी अन्न कणों को अलग कर रहे हैं, या धान गेहूं को भूसे से आप अलग करने की प्रक्रिया जो है आपकी निष्पावन कहलाती है। या आपके एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं। ठीक है। आपका इसके बाद आता है चालन, जिसे आप कहते हैं सीविंग। चालन क्या होता है? चालन का मीन्स ये होता है जैसे आपका आटा जो चालते हैं तो उससे क्या होता है, जो छोटे कण होते हैं वो आपके चलनी के छिद्र द्वारा निकल जाते हैं और जो बड़ी अशुद्धियां होती है वो आपकी चलनी में रह जाती हैं। इससे आपका जो आटा होता है वो आपका प्राप्त हो जाता है। अच्छा। जैसे आप भवन निर्माण में आप देखते होंगे कि जैसे आप रेत होते हैं, रेत में कंकड़ पत्थर होते हैं, तो उनको पृथक करने के लिए बड़ी सी चलनी का प्रयोग करते हैं, वो भी आपका चालन विधि है। क्लियर हो गया इतना? नेक्स्ट आपका आता है विषाणुओं से उत्पन्न रोग। ठीक है। ये विषाणुओं, जीवाणुओं और प्रोटोजोआ ये आपके सब एनसीईआरटी के हैं, हमने एक जगह पे लिख दिया, जैसा नोट्स लिखा है वैसा ही आप लोग बना लीजिए। विषाणुओं से उत्पन्न रोग जैसे छोटी माता है, चिकन पॉक्स है, खसरा है, ठीक है, पोलियो है, रेबीज है, इन्फ्लुएंजा है, डेंगू है, ये विषाणुओं से उत्पन्न होने वाले रोग हैं। जीवाणुओं से मतलब बैक्टीरिया के कारण कौन से रोग उत्पन्न होते हैं? तो देखिए आपका तपेदिक है, टाइफाइड है, हैजा है, डिप्थीरिया है, कुष्ठ रोग है, निमोनिया है, ये आपके जीवाणुओं से उत्पन्न रोग है। प्रोटोजोआ प्राणियों द्वारा उत्पन्न रोग कौन से हैं? मलेरिया है, डायरिया है, पायरिया है, काला अजगर है, ठीक है, अमीबिक है, पेचिस है, अफ्रीकन निग्रा रोग है, ये आपके प्रोटोजोआ प्राणी द्वारा उत्पन्न रोग हैं। इनके आपको पता होना चाहिए कि विषाणुओं से कौन सा होता है, जीवाणुओं से कौन सा होता है, प्रोटोजोआ से कौन सा है। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट 10 पॉइंट्स आता है कि एक कोष की जीव क्या होते हैं, बहुकोष की जीव। इसके आपके एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं कि इनमें से एक कोष की जीव कौन सा है या इनमें से बहुकोष की जीव कौन सा है, तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है। तो एक कोष की जीव जिनकी सभी जैविक क्रियाएं एक ही कोशिका में हो, मतलब जिनकी सभी जैविक क्रियाएं एक ही कोशिका में हो, वो एक कोष की जीव कहलाते हैं। जैसे आपका अमीबा है, जीवाणु है, युग्मज है, भ्रूण है, पैरामीशियम है, ये आपके एक कोष की जीव हैं। मतलब इनकी सभी जैविक क्रियाएं एक ही कोशिका के अंदर होती हैं। ठीक है। ये आपको एग्जांपल पता। बहुकोष की जिनकी शारीरिक संरचना बहुत कोशिकाओं से मिलकर बनती है, वे आपके बहुकोष की कहलाते हैं। जैसे आपका इसमें क्लासिफाई किया गया हाइड्रा है, मेढक है, छिपकली है, ये बहुकोष की होते हैं। मानव है, स्केरिस है, सर्प है, ये आपके बहुकोष की जीव हैं। क्लियर हो गया इतना? नेक्स्ट आपका आता है कि शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ और जीवाणु के एग्जाम्पल आपसे पूछे ले जाते हैं कि मिलान कीजिए। ठीक है। आपके चारों दे दिए जाएंगे, शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ, जीवाणु, इनके एक एक एग्जाम्पल आपको साइड में दीजिए, उनको मिलान करने के लिए आता है सीटेट में।
तो देखिए शैवाल का आपका स्पाइरो गायरा है, वोल्बॉक्स है, ये आपके शैवाल के एग्जाम्पल है। कवक के जैसे ईस्ट है, मोल्ड है, मशरूम है, पेंसिलम है, ठीक है, पेनिसिलम है, आपका एस्परजिलस है, ये आपके कवक हैं। प्रोटोजोआ में आपको कौन से आते हैं? अमीबा, पैरामीशियम, युग्लिना, ट्रिपनोसोमा। और जीवाणु में आपका लैक्टोबैसिलस, जिससे आपका कर्ड बनाया जाता है। ईस्ट से आप क्या बनाते हैं? आप एल्कोहल और आप वाइन वगैरह बनाते हैं, बियर बनाते हैं। क्लियर हो गया? अब एक एक्टिविटी दी गई है जहां से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, वो एक्टिविटी देखिए आप। ये आपकी एक्टिविटी जो है क्लास 7 में दी गई कि कोई छात्र जो है, ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल चैप्टर में, कि कोई छात्र मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन करता है। अगर आप मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन कर देंगे तो आप क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्लियर है? अब जो ये आप बची हुई राख जो है, ये मैग्नीशियम है, इसको आप क्या करेंगे कि जल में घोलकर, अगर आप मैग्नीशियम ऑक्साइड को जल में घोलेंगे, ठीक है, ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे कि कर विलयन बनता है। आपका विलयन जो बनेगा वो MgOH का होल ट्वाइस बनेगा। अब इस विलयन की एक बूंद जो है आप नीले लिटमस पर डालें और फिर लाल लिटमस पर डालने पर क्या प्रेक्षण करें कि क्या होता है। यह आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप जो है मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड को जल में घोलकर एक विलयन बनाया जाता है। इस विलयन की बूंद जो है आपके नीले लिटमस पेपर पे डाली जाती है और आपकी लाल लिटमस पेपर डाली जाती है। तो क्या प्रेक्षण क्या होता है? देखिए इससे क्या होता है कि रासायनिक क्रिया में आपका MgOH का होल ट्वाइस का निर्माण होता है। अब ये जो है आपका MgOH का होल ट्वाइस, ये आपका क्षार है, ठीक है, ये आपका क्या है? क्षार है। तो ये क्षार है, तो ये क्षार का काम क्या है कि जो लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में परिवर्तित कर देता है, लेकिन नीले लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं डालता। क्षार का काम ये है कि लाल लिटमस को तो नीले रंग में परिवर्तित कर देता है, लेकिन नीले लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। क्लियर हो गया ये इतना पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट ये है कि रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण, ठीक है, ये कुछ आपके सीटेट में पूछे गए हैं, वहां से हमने उठाया है एनसीईआरटी में। जब भोजन, रासायनिक परिवर्तन का मीन्स होता है जब कोई नया पदार्थ बनता है। जैसे भोजन खराब होता है तो उससे दुर्गंध आती है, उस भोजन को फिर फेंक देते हैं, तो आपका ये रासायनिक परिवर्तन है। सेब के एक टुकड़े को जब कुछ क्षण के लिए आप बाहर रख देते हैं तो क्या होता है? वो भूरा हो जाता है। मतलब एक नया पदार्थ ही बन रहा है, भूरे रंग का कलर आ गया, ठीक है, उससे नया पदार्थ बना, ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट आपका जैसे आपका आता है कि चींटी के काटने से उत्पन्न जलन को, ठीक है, शांत करने के लिए आप क्या करते हैं? कैलामीन का प्रयोग किया जाता है। ये भी आपका एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन जो आपका आता है कि परिसंचरण तंत्र में शिराओं से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं, क्या है, कार्य क्या है? तो देखिए आपका जो है कि जो आपका अशुद्ध या जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो रुधिर होता है वो आप शिराओं में बहता है। आपको सबसे फर्स्ट पॉइंट यह है कि परिसंचरण तंत्र में शिराओं में क्या बहता है, शिराओं में कौन सा रुधिर बहता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर बहता है, ठीक है। जो आपका पल्मोनरी वीन होता है, मतलब फुफ्फुस शिरा जिसे बोलते हैं, इसमें कौन सा आपका रुधिर बहता है? तो आपका शुद्ध रुधिर, ऑक्सीजन रुधिर बहता है, ठीक है। मतलब कि देखिए शिराओं में आपका अशुद्ध या कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर बहता है, लेकिन फुफ्फुस शिरा में, पल्मोनरी वीन में जो है आपका शुद्ध रुधिर और ऑक्सीजन युक्त रुधिर बहता है, ठीक है। अब देखिए शिराओं की दीवारें जो होती है वो पतली तथा अपेक्षाकृत कम पेशी होती है। ये क्वेश्चन आपका सीटेट में पूछा गया है, ठीक है, कि ठीक है, शिराओं की दीवारें जो होती है वो आपकी पतली तथा अपेक्षाकृत कम पेशी होती हैं, ठीक है। शिराएं वे रुधिर वाहिनियां हैं जो रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय की ओर ले जाती है। ये आपका शिराएं का मुख्य कार्य है कि वे रुधिर वाहिनियां हैं जो रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय की ओर कौन ले जाता है? तो आपका शिराएं ले जाती हैं, ठीक है। क्लियर हो गया इतना? अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन एक पूछा जाता है, ठीक है, इसमें गलत होने के चांस ज्यादा रहते हैं। क्यों? देखिए अभिक्रिया श्रृंखला जिसे रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। अब ये रिएक्टिविटी सीरीज आप लोग या तो याद कर लीजिए। देखिए पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, ठीक है, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। ये आपकी जो सीरीज है ये आपकी क्या है कि आपके यहाँ पे मोर रिएक्टिव मेटल, यहाँ पे लीस्ट रिएक्टिव, ये मतलब बढ़ने से घटते कम में आ रही, ठीक है। तो यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई भी सोल्यूशन दे दिया जाएगा, ठीक है। अब उसमें पूछ लिया जाएगा
कि ये जो मतलब कि इनमें मतलब दो कोई दे दिए जाएंगे, उनमें से पूछेगा कि ये जो है इसको सोल्यूशन से अलग कर पाएगा कि नहीं। तो देखिए आपका जो आपका ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा वो कम रिएक्टिव मेटल को सोल्यूशन से रिप्लेस कर देगा। जैसे आपका मान लिया क्वेश्चन एक पूछा गया था कि जस्टे का स्थान जो है वो आपका कॉपर से ऊपर है। देखिए जिंक जस्टा, ये इसका स्थान जो है वो आपका कॉपर से ऊपर है, तो ये आपका मोर रिएक्टिव है, ये आपका क्या है लेस रिएक्टिव मेटल है, मतलब ये ज्यादा क्रियाशील है, ये आपका कम अभिक्रियाशील। तो जो ज्यादा क्रियाशील है वो उसके वो जो है किसी भी विलयन से उस कम अभिक्रियाशील को क्या कर देगा, अलग कर देगा। ठीक है, तो देखिए तो यही है कि आपका जस्टे का स्थान अगर कॉपर से ऊपर है, ठीक है, जस्टे का स्थान आपका जिंक का स्थान कॉपर से ऊपर है, तो इसका मतलब क्या है कि जिंक जो है वो कॉपर को उसके जली विलयन से क्या कर देगा, अलग कर देगा। लेकिन कॉपर जो है वो जिंक को अलग नहीं कर पाएगा उसके जली विलयन से। मतलब जिसका स्थान ऊपर रहेगा वो उसके जली विलयन से दूसरे को रिप्लेस कर देगा, लेकिन जिसका स्थान आपका लेस है वो आपका मतलब कम रिएक्टिव मेटल जो है वो ज्यादा रिएक्टिव मेटल को उसके विलयन से रिमूव नहीं कर सकता है, लेकिन ज्यादा रिएक्टिव मेटल जो है वो कम रिएक्टिव मेटल को उसके विलयन से रिमूव कर सकता है। ये आपका पॉइंट्स का मीन्स है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 पॉइंट्स क्या है कि सेलुलोज बहुल खाद्य पदार्थ मानव के संतुलित आहार के आवश्यक अवयव माने जाते हैं। सीटेट में ये क्वेश्चन पूछा गया कि सेलुलोज जो होता है वो आपका जो है पाचक एंजाइम नहीं होता है। ये क्लास 7th में दिया गया है न्यूट्रिशन इन एनिमल में ये पॉइंट कि सेलुलोज जो है वो पाचक एंजाइम नहीं होता है मानव में। मीन्स जो है कि सेलुलोज के एंजाइम्स जो है, ठीक है, वो आपके मानव में प्राप्त नहीं होते हैं, इसलिए वो मानव जो है वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका आता है हिंज संध से क्वेश्चन आता है, कंडुक खलिका संध से और अचल संध से और धुराक संध से आपका क्वेश्चन आता है। देखिए हिंज संध जो होती है वो आपके कोहनी, घुटने और अंगुलियों के पोरों की संधियां क्या की हिंज संध कहलाती है। इसके एग्जाम्पल आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, हिंज संधि की अस्थियां जो है केवल एक दिशा में ही आपकी मुड़ सकती हैं। ठीक है, जैसे कोहनी है, घुटने है, अंगुलियों के, ठीक है, पोरों की संधियां। कंदुक खलिका संधि जिसे बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहते हैं, यह किसी भी दिशा में घुमाई जा सकती है। जैसे आपका कूल्हे का जोड़ है, चाहे आप ट्राई करके देख लीजिए, कंधे का जोड़ है, यह आपका किसी भी दिशा में घुमाया जा सकता है। अचल संधि का जो एग्जाम्पल वो आपके सिर और ऊपरी जबड़े के बीच का जोड़ जो होता है, ठीक है, मतलब कपाल और ऊपरी जबड़े के बीच का जोड़ होता है वो अचल संधि से फिक्स होता है, फिक्स ज्वाइंट होता है वहां पे। यह संधियां हिल नहीं सकती, इसलिए इनको अचल संधि कहते हैं। क्लियर हो गया। धुराग संधि जो होती है वो आपकी धुराग संधि जो होती है, ठीक है, ये हमारी गर्दन, ठीक है, यह एक जो होती है सीध है जहां हमारी गर्दन सिर से जुड़ती है। ठीक है, यह एक क्या है, यह एक जो है, सॉरी ये सीध नहीं है, संधि है। ठीक है, आपका यह एक संधि है जहां हमारी गर्दन सिर से जुड़ती है। ठीक है, यह धुराग संधि का मीन्स ये होता है कि यह एक ऐसी संधि है जो हमारी गर्दन जो है वो सिर से जुड़ती है। तो यहाँ पे क्या होता है, आगे पीछे बाएं और दाएं दिशा की गति को अनुमति देती है। ठीक है, ये आपको धुराग संधि आपका पूछा। धुराग संधि कहा, तो जो गर्दन और सिर को जोड़ती है, ठीक है, वो आपकी धुराग संधि वहां पे होती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया कि डॉक्टरी तापमापी का परिसर क्या होता है। आपका 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और जो प्रयोगशाला तापमापी का परिसर जो होता है वो आपका -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्लियर हो गया। ये आज का हमारा इंपॉर्टेंट 25 पॉइंट्स थे जो आपके सीटेट में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो नीचे जाके लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। ठीक है, और चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन वीडियो का मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।